ये कहानी है हमारे इंसानी सफर की, नए नए विचारों के जन्म लेने की और बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और फिर बिखर जाने की। एक पल के लिए जरा सोचिए, उस समय के बारे में जब ना कोई शहर था, ना सड़कें और ना ही कोई तकनीक। हर तरफ बस जंगल थे, कहीं बर्फ थी और इन सब के बीच इंसान। तो आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे जहां इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों से निकलकर हमारे सामने जिंदा हो जाएगा। तो आइए इस ऐतिहासिक दौड़ के सबसे पहले चरण में चलते हैं। ये है पाषाण युग, यानी मानवता का वो पहला कदम। ये वो जमाना था जब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को ही अपना सब कुछ बना लिया था। पत्थरों से औजार बनाए, दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाई और अनजाने में ही सही पर सभ्यता की पहली ईंट रखी। देखिए, इतिहासकारों ने इस बहुत लंबे युग को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल में हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज, जिन्हें वैज्ञानिक होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस कहते हैं, वो बस प्रकृति के साथ जूझ रहे थे, जिंदा रहने के लिए। फिर आया मध्यपाषाण काल। इस दौर में क्या हुआ? आखिरी हिमयुग, जिसे प्लाइस्टोसीन कहते हैं, वो खत्म हो गया और धरती पर होलोसीन नाम का एक नया, ज्यादा गर्म दौर शुरू हुआ। मौसम के इसी बदलाव के साथ इंसान ने भी खुद को बदला, मछली पकड़ना सीखा, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और फिर अंत में आया नवपाषाण युग, जिसने कृषि क्रांति को जन्म दिया और इस एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये बदलाव था क्या? ये इतना बड़ा क्यों था? समझिए, पूरा पाषाण काल का इंसान एक घुमक्कड़ था। आज यहाँ कल वहाँ, शिकार और कंदमूल की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में इंसान ने एक जगह रुककर गेहूं, जौ और चावल उगाना सीख लिया। और जैसे उसने खेती शुरू की, वो एक जगह बस गया, गांव बने। और इसी स्थायी जीवन ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं के लिए जमीन तैयार की। ये सिर्फ जीने के तरीके में बदलाव नहीं था, ये सचमुच एक क्रांति थी। तो अब दौड़ का अगला पड़ाव आता है। पाषाण युग की छोटी छोटी बस्तियों ने मशाल एक ऐसी सभ्यता को दी जो अपने समय से मीलों आगे थी। एक बेहद रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता, जिसका नाम था हड़प्पा। इन्होंने ऐसे शहर बसाए जो आज के कई शहरों को भी मात दे दें। हड़प्पा की शहरी प्लानिंग सच में हैरान कर देने वाली थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। सोचिए, हर घर में अपना बाथरूम था, अपना आंगन था और नालियों का इंतजाम तो इतना जबरदस्त था कि वो ढकी हुई होती थीं। जहां मिस्र के लोग उस समय कच्ची मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं हड़प्पा के लोग पक्की ईंटों से घर बना रहे थे। और मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार, वो तो उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ के लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि बहुत कुशल कारीगर और व्यापारी भी थे। वे कांसे की चीजें बनाना जानते थे। इसके लिए तांबा राजस्थान के छेतड़ी खदानों से आता था और टिन शायद अफगानिस्तान से। उनकी मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने हैं, और ये मोहरें मेसोपोटामिया तक पहुंची थी, जो उनके व्यापार का पक्का सबूत है। वे नाव बनाने, खूबसूरत मनके तैयार करने और चमकदार बर्तन बनाने में उस्ताद थे। लेकिन यहीं आकर इतिहास में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी धुंधला है। आखिर इतनी महान, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई? कहाँ चले गए वो लोग? क्या हुआ उनके साथ? कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया, तो कुछ का मानना है कि शायद जलवायु में कोई बड़ा बदलाव आया होगा, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा और सब कुछ तबाह हो गया। सच क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे इतिहासकार आज भी सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हड़प्पा के पतन के बाद सभ्यता की मशाल अब किसी जमीन या शहर को नहीं, बल्कि नए नए विचारों को सौंपी गई। यहीं से शुरुआत हुई वैदिक युग की, एक ऐसा दौर जिसने उन विचारों और दर्शन की नींव रखी जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। अब सवाल उठता है कि इस युग के संस्थापक, जिन्हें आर्य कहा जाता है, वे आखिर थे कौन? क्या वे मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी थे? ऐसा कहने वाले भाषा की समानताओं का हवाला देते हैं और तुर्की में मिले बोगाज कोई शिलालेख का भी। या फिर क्या वे भारत के ही मूल निवासी थे? हाल के डीएनए अध्ययनों और कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात को भी बल मिलता है। तो सच क्या है? ये एक बहुत ही जटिल और बहस का विषय है, और दोनों ही सिद्धांतों के अपने अपने तर्क हैं। इस पूरे काल का जो आधार थे वो थे वेद।
वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जो सुना गया। यानी ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया। उन्होंने इसे बनाया नहीं। कुल 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की तारीफ में भजन और प्रार्थनाएं हैं। वैदिक समाज भी वेद जैसा नहीं रहा, ये समय के साथ बदला। शुरुआती ऋग्वैदिक समाज जो था वो पशुचारक था। लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहते थे। उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब काफी लचीली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उत्तर वैदिक काल आया, समाज कृषि प्रधान हो गया। अब जन की जगह जनपद यानी क्षेत्रीय राज्य बनने लगे और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर बहुत कठोर हो गई। और इसी उत्तर वैदिक काल की जटिलताओं और कर्मकांडों के बीच से 2 नए विचारों का उदय हुआ। एक थे राजकुमार सिद्धार्थ। जब उन्होंने जीवन के दुखों को अपनी आंखों से देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर, तो उनका मन बेचैन हो उठा और सत्य की खोज में सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने पहले कठोर तपस्या की, पर जब उससे बात नहीं बनी तो मध्यम मार्ग को अपनाया और आखिरकार बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। लगभग उसी समय महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पाने के लिए 3 रत्नों का रास्ता दिखाया: सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण करना, जिसमें अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे महान व्रत शामिल हैं। और अब इस महान रिले रेस का सबसे चमकदार, सबसे ताकतवर एथलीट मैदान में आता है। ये था मौर्य साम्राज्य, जिसने इतिहास में पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे एक शक्तिशाली शासन के तहत एकजुट कर दिया। इस विशाल साम्राज्य की कहानी एक प्रतिज्ञा से शुरू होती है। जब घनानंद नाम के राजा ने महान विद्वान चाणक्य का अपमान किया, तो उन्होंने शपथ ली कि वो इस नंद वंश को ही जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले युवक चंद्रगुप्त में एक महान सम्राट बनने की क्षमता देखी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया और भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और अपने साम्राज्य को पश्चिम तक फैलाया। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने और फिर सिंहासन पर बैठे इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय तो हासिल कर ली, लेकिन उस युद्ध में हुए खून खराबे ने उनका दिल पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और धम्म यानी नैतिक शासन की एक नई नीति अपनाई। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक कोड था जो अहिंसा, सहिष्णुता और लोगों की भलाई पर आधारित था। उन्होंने अपने इन संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया, ताकि उनकी प्रजा इसे पढ़ सके और इसका पालन कर सके। मौर्य प्रशासन की संरचना एक पिरामिड की तरह थी। सबसे नीचे इसकी नींव थी परिवार यानी कुल। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसके मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। फिर कई गांवों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनती थी, जिसे विश कहा जाता था। और इन सब के ऊपर होता था जन, जो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। ये एक ऐसी जबरदस्त व्यवस्था थी जो इतने बड़े साम्राज्य को जमीनी स्तर तक मजबूती से जोड़े रखती थी और शासन को बहुत प्रभावी बनाती थी। अब हमारी रिले रेस का आखिरी चरण आ गया है और ये किसी दौड़ से कम नहीं, बल्कि एक विजय लैप की तरह है। मौर्यों के पतन के बाद भारत ने एक ऐसा सुनहरा दौर देखा जिसे संस्कृति, विज्ञान और कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ये था गुप्त साम्राज्य का समय। इस शानदार वंश की नींव तो श्रीगुप्त ने रखी थी, लेकिन असली ताकत और पहचान चंद्रगुप्त प्रथम के साथ आई, जिन्होंने महाराजाधिराज यानी महान राजाओं के राजा की भव्य उपाधि अपनाई। उनके बाद आए उनके बेटे महान विजेता समुद्रगुप्त और फिर कला और संस्कृति के संरक्षक चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासकों ने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदी के शिखर पर पहुंचाया। अच्छा, इस युग को स्वर्ण युग कहते क्यों हैं?
वो इसलिए क्योंकि इसी समय महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया। एक ऐसी खोज जिसने गणित और विज्ञान की दिशा ही बदल दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। साहित्य में महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अमर नाटक लिख रहे थे, जिनकी तारीफ आज भी दुनिया भर में होती है। और विज्ञान की बात करें तो दिल्ली में खड़ा वो लौह स्तंभ, जो 1600 साल बाद भी बिना जंग लगे खड़ा है, वो उनकी धातुकर्म की महारत का एक जीता जागता सबूत है। ये सचमुच ज्ञान और संस्कृति के विस्फोट का समय था। तो पाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। हर युग ने भारत की पहचान को गढ़ने में अपना एक अहम योगदान दिया। पाषाण युग ने नींव रखी, हड़प्पा ने शहरीकरण सिखाया, वैदिक युग ने हमें दर्शन दिया, मौर्यों ने हमें राजनीतिक एकता दी और गुप्तों ने संस्कृति को उसके शिखर पर पहुंचाया। तो सवाल ये उठता है कि इस महान रिले रेस के किस एक चरण ने भारत की आत्मा को सबसे ज्यादा आकार दिया? शायद इसका जवाब किसी एक चरण में नहीं, बल्कि इन सभी चरणों की यात्रा में ही छिपा है।